एथेंस की सड़कों पे चलते हुए 6-6 फीट लंबी गोरी काली और ब्राउन लड़कियां। भाई साहब, एकदम सुडोल बॉडी, एक्सपेंसिव फैब्रिक के कपड़े। भाई साहब, आज की कटरीना और करीना को भी फेल करने वाली एलिगेंस उनकी। एथेंस ने ही डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया जो आज भी हम फॉलो करते हैं। किसी भी थिंकर्स के थॉट्स को जानना है तो ये 4 की लेंसेज है या 4 की पिलर्स है। आपको हर थिंकर को इसी 4 लेंसेज से देखना है। Just as the human body has a structured anatomy, this lecture too. इस लेक्चर का भी पूरा स्ट्रक्चर है। और जो इस लेक्चर के 3 मेन की पिलर्स है ना, वो है जियोग्राफी ऑफ ग्रीस, सोफिस्ट और सोक्रेटिस। जियोग्राफी में हम देखेंगे कि ग्रीस की क्या जियोग्राफी थी, और सोफिस्ट में हम देखेंगे कि उनका क्या रोल था ग्रीक सोसाइटी में, उनके क्या की आइडियाज़ थे। और सोक्रेटिस, जिसे फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी भी बोला जाता है, उसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये लेक्चर है वो क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट। ये लेक्चर बेस बनाएगा आपका ग्रीक फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने में। जैसे अगर आपको इंडियन क्रिकेट के बारे में जानना हो और अगर 1983 का वर्ल्ड कप आप मिस कर दोगे ना, तो आप एक मेन टर्निंग पॉइंट मिस कर दोगे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का। सेम वैसे ही जो 5th सेंचुरी बीसी में जो 3 फिलोसोफर आए ना, वो भी टर्निंग पॉइंट थे ग्रीक्स फिलोसफी का। जैसे 1983 का वर्ल्ड कप टर्निंग पॉइंट था नेक्स्ट आने वाले प्लेयर्स के लिए, जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, रोहित शर्मा। मे बी ये सारे प्लेयर आते ही ना अगर इंडिया 1983 का वर्ल्ड कप ना जीतता। सेम जो आज हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के महान थिंकर है, जैसे डिकार्ट, स्पिनोजा, लोक, इमैनुअल कांट, फ्रेडरिक नीचे और भी कई सारे, वो भी कोई नहीं आता अगर 5th सेंचुरी बीसी में ये 3 थिंकर ना आते, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल। तो आज हम बात करेंगे मेन सोक्रेटिस की। और ये जो लेक्चर है ना, ये ऐसा लेक्चर है जो आपको आने वाले हर फिलोसफर को समझने में मदद करेगा। जैसे किसी बिल्डिंग का बेस होता है ना, बेस बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे ही ये लेक्चर भी वैसा ही है। बड़ी मेहनत से ये लेक्चर बनाया है। WT स्टेस की जो बुक है उसको रेफर किया है। तो 100% फोकस के साथ देखो, ये लेक्चर आपकी लाइफ को बदल सकता है। So why do we need to understand the geography of Greece before understanding the Socrates, Plato and Aristotle? आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों हमें जियोग्राफी को क्यों समझना है। हम डायरेक्ट सोक्रेटिस, प्लेटो या एरिस्टोटल के थॉट्स को भी समझ सकते हैं ना, उनके आइडियाज को क्यों नहीं समझ सकते। हमें क्यों जियोग्राफी के बारे में समझना है। ये जियोग्राफी का लेक्चर तो नहीं है, ये तो फिलोसफी का है। तो ध्यान से सुनो। अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज geography played an important role in how we live, how we look, how we eat, how we wear, and most importantly, how we think. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जनवरी का टाइम है, 1 जनवरी या 2 जनवरी या न्यू ईयर का टाइम है। एक बंदा लद्दाख घूमने गया, उसने बड़ी बड़ी मोटी मोटी जैकेट डाली है क्योंकि टेम्परेचर माइनस में है। लद्दाख पहुंचा, घुमा 1-2 दिन, वहाँ से उसने फ़्लाइट ली कन्याकुमारी को। वो जैसे ही कन्याकुमारी को लैंड करता है, वो देखता है कि जैकेटों की तो ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे क्या है, वहाँ का टेम्परेचर अलग है। सेम कंट्री है, सेम टाइम है, पर अलग अलग एटमॉस्फेयर है। अगर आप ईस्टर्न इंडिया में जाओगे तो अलग माहौल मिलेगा।
अगर वेस्टर्न इंडिया में जाओगे तो अलग माहौल मिलेगा। आपका रहना, स्किन टोन, खाना पीना, कपड़े, लैंग्वेज, कल्चर, रिचुअल्स सब बदल जाएंगे। पर इनके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? वो है जियोग्राफी। अगर आप जियोग्राफी इग्नोर कर देते हो ना, तो आप उन डीप फोर्सेस को इग्नोर कर दोगे जो हजारों सालों से ह्यूमन थॉट्स को शेप करती आई हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कैसे जियोग्राफी ने इम्पैक्ट किया उस टाइम की थॉट को। आप स्क्रीन पे मैप में देख सकते हो, जो ग्रेडेड एरिया है, लाइनों वाला एरिया है, ये ग्रीक है, जो पिंक कलर में है, ऑरेंज कलर में है, ठीक है। और जो साइड में है प्लेन में, वो है पर्शियन एम्पायर। तो जो हमारा आज का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ना, वो रहेगा एथेंस। आप देख सकते हो, ये है एथेंस, ओके। और साथ में थोड़ा बहुत स्पार्टा भी। ये स्पार्टा वही स्पार्टा है जो आपने 300 मूवी में देखा होगा। Madness. This is Sparta! बड़े बड़े 8-8 फुट लंबे लंबे चौड़े बंदे जो लड़ाई करने जाते हैं, 300 बंदे, और हजारों बंदों को ढेर कर देते हैं। ये वही स्पार्टा है और ये वही एथेंस है, ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिकल कोस्टल लोकेशन एंड नेवल पावर। आप मैप में भी देख सकते हो, जो एथेंस है वो समुंदर के किनारे हैं, कोस्टल सिटी है। और उस टाइम पे जो एथेंस था ना, वो काफ़ी सारी पार्ट्स में डिवाइड था। मोर देन 1000 सिटी स्टेट थे। अब आप बोलोगे कि सिटी स्टेट का क्या मतलब हुआ? मान लो कि ये पूरा इंडिया था और इसके जो छोटे छोटे स्टेट हैं, बस डिफरेंस ये है कि आज के टाइम पे इंडिया सेंट्रलाइज्ड कंट्री है। सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और स्टेट के पास कम पावर है। उस टाइम पे स्टेट ही एक अलग देश थे। मान लो यूपी अलग देश होता, मध्य प्रदेश अलग देश होता, बिहार अलग देश होता, तो ये क्या करते? आपस में लड़ते। जो अंग्रेजों और मुगलों के आने से पहले जो हालात थे इंडिया के, वैसे ही ग्रीक के भी यही हालात थे। एथेंस एक अलग स्टेट थी, स्पार्टा एक अलग स्टेट थी, पर कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी उस टाइम पे। ये यहाँ पे जैसे इंडिया में अभी है ना सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, वैसा नहीं था। एथेंस एजियन सी के पास लोकेटेड था और सी के पास लोकेटेड होने के कारण इन्होंने अपनी नेवल पावर काफ़ी इंक्रीज की और ठीक ठाक इनके पास नेवल पावर थी। इनके पास ना नेचुरल हार्बर भी काफ़ी थे, काफ़ी सारे पोर्ट्स थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इतनी बड़ी कंट्री की बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री सी के साथ होगी, तो आपके पास पोर्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो उन पोर्ट के कारण क्या होता था, अब जो बिल्कुल सेंटर में है ये काफ़ी सारे ट्रेड करते थे। और ट्रेड के कारण क्या होता है, पैसा ज़्यादा आता है। तो पैसा ज़्यादा आने के कारण क्या हुआ, वहाँ के लोग काफ़ी अमीर थे। ट्रेड से मिलने वाली वेल्थ ने सिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया, मेकिंग इट द कल्चरल एंड इकोनॉमिक हब ऑफ द ग्रीस। सेकंड है लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड एंड डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। भाई ट्रेड तो ये बहुत करते थे, पर जो एथेंस की जो लैंड थी ना, वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी। अब फर्टाइल नहीं थी तो खाना कैसे खाएंगे, और वहाँ पे उगता क्या था? तो जो एथेंस है ना, एथेंस में ज़्यादातर ग्रेप्स, ओलिव्स ही ग्रो होते थे, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए यूजफुल थे। इसलिए वहाँ के लोग वाइन के काफ़ी शौकीन थे। सोक्रेटिस, प्लेटोस ये भी दबा के वाइन पीते थे उस टाइम पे, अपने टाइम में। लेकिन बेसिक फूड सप्लाई के लिए, जैसे वीट के लिए, इनको इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होना रहता था। ये इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। जैसे आज इंडिया कच्चे तेल के लिए डिपेंडेंट है ना, इंडिया के पास एग्रीकल्चर दबा के है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर, बट इंडिया इज नॉट
सेल्फ सफिशिएंट इन एनर्जी, हमें एनर्जी के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। सेम उनकी कंडीशन भी वैसी थी, उनको खाने के लिए, वीट के लिए इंपोर्ट करना पड़ता था। और वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या करती थी, उनको वल्नरेबल बनाती थी जियोपॉलिटिक्स में। तो वैसे ही जैसे इंडिया को बना रही है, सेम केस एथेंस का भी था। थर्ड है नेचुरल डिफेंस एंड एक्सपेंशन। अब जो एथेंस है ना, इसके आसपास बड़ी बड़ी लंबी लंबी पहाड़ियाँ थी जो एथेंस वालों को इन्वेजन से बचाती थी। साइड में समुंदर था और नेवल पावर इनकी तगड़ी थी, तो समुंदर से तो कोई आ नहीं सकता और पहाड़ों से भी नहीं आ सकता। सेम इंडिया वाला सीन था इनका। अब इंडिया की ज्योग्राफी को देखोगे ना, तो नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज, साउथ में समुंदर। तो अगर किसी को अटैक करना हो तो हिमालय को पार करके आना पड़ेगा। इसीलिए बहुत कम इन्वेजन हुए इंडिया में। 1500 या 1600 के बाद ज़्यादा इन्वेजन होने शुरू हुए, जब ह्यूमैनिटी के पास नए नए औजार आने लग पड़े, नई नई टेक्नोलॉजी आने लग पड़ी, नए नए टूल बनने लग पड़े। तो बीच में से कुछ पासिस में से क्रॉस करके वो इंडिया में आना शुरू हुए। और जैसे तिब्बत से लोग आएंगे तो भी वो इंडिया में डायरेक्टली नहीं आ पाएंगे, बड़ी बड़ी फोर्सेस को लेके नहीं आ पाएंगे। सेम केस एथेंस के साथ भी था। तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था और साथ में समुंदर था। समुंदर से बचने के लिए इन्होंने क्या रखा था अपने पास, तगड़ी नेवी, और पहाड़ियाँ इनको इन्वेजन से बचाती थी। जैसे एथेंस वाले के पास तगड़ी नेवी थी ना, वैसे स्पार्टा वालों के पास तगड़ी आर्मी थी। पहाड़ तो थे ही इनकी सुरक्षा के लिए, पर इनके जो किले थे ना, जैसे एक्रोपोलिस, वो मजबूत किले होते थे, लंबी लंबी दीवारें जो अंदर रहने वाले लोगों को बाहर के इन्वेजन से बचाती थी। पर जैसे ट्रेड बढ़ा, पैसे आए, पैसे आए तो बंदे के मन में आता ही है ना, यार वो अपनी टेरिटरी को ना बड़ा करते हैं। सेम केस चाइना, चाइना के पास 1950 में पैसा कम था तो ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट नहीं था। अब चाइना के पास पैसा आ गया है तो 9 डैश लाइन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सेम एथेंस ने भी वैसे किया। पैसा आया, अब वो सोच रहे हैं वहाँ का राजा कि चलो यार पैसा तो अपने पास खूब आ गया, लोग प्रोस्परस भी हो गए, सेना भी अपनी तकड़ी है, नेवी भी अपनी तकड़ी है, चलो अब स्पार्टा के ऊपर अटैक करते हैं, ये वाली ज़मीन भी अपने अंदर लेके आते हैं। जैसे चाइना कर रहा है, अब चाइना को रोकने के लिए कौन कर रहा है तैयारी, अमेरिका। टैरिफ वॉर, इंडिया ने क्या किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट नहीं किया। अब चाइना क्या कर रहा है, डोमिनेंस फैलाने की कोशिश कर रहा है, पर उसको रोकने के लिए कौन आ रहा है, द बिग गाय, अमेरिका। टैरिफ लगा रहा है, अलाइंसेस कर रहा है, जैसे क्वाड, और एशियन कंट्री के साथ भी अलाइंसेस कर रहा है। वैसे ही एशियंस को जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ा, इनको रोकने के लिए आएंगे स्पार्टा, द 300 वॉरियर। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। एथेंस का जो क्लाइमेट था ना, वो मेडिटेरियन क्लाइमेट था। मेडिटेरियन क्लाइमेट कैसा होता है, माइल्ड विंटर्स एंड वार्म समर, जो कि उस टाइम में एक आइडियल क्लाइमेट था किसी भी सोसाइटी को फलने और फूलने के लिए। लोग आराम से आ रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, फिलोसफी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, पूरे वाइन पी रहे हैं, मज़े ही मज़े। तो हम बोल सकते हैं कि जो एथेंस की जियोग्राफी है ना, उसने काफ़ी मदद की एथेंस को प्रॉस्परस होने में। पहाड़ियों ने इसको इन्वेजन से बचाया, नेवी ने भी इनको इन्वेजन से बताया, और क्लाइमेट ने इनको अच्छा टेम्परेचर दिया, अच्छा क्लाइमेट दिया, ताकि ये आराम से बैठ के फिलोसफी के बारे में सोच सकें। तो जियोग्राफी के बारे में तो हमने जान लिया कि एथेंस कहाँ पे लोकेटेड है, कैसी इनकी टेरेन थी। हमने मोटा मोटा जाना, हमने डिटेल में नहीं डिस्कस नहीं किया, जैसे हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, जितना हमें ज़रूरत है हमने उतने पढ़ा। आगे है कि हाउ डिड एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन फंक्शन एट 5 सेंचुरी BC। अभी हमने ये तो जान लिया कि वहाँ की जियोग्राफी कैसे थी, पर उस जियोग्राफी का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, और वहाँ पे लोग फंक्शन कैसे करते थे उस जियोग्राफी के अंदर। अगर हमें ना सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल को डीपली समझना है ना, तो हमें उनके टाइम के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशन को भी समझना जरूरी है।
भाई अगर आप फिलोसफी के स्टूडेंट्स हो ना, अगर फिलोसफी आप दिल से मानते हो तो मेरी कोई भी बात को ना डायरेक्टली मानना नहीं है। आपको हमेशा एक ही चीज़, एक ही वर्ड जोड़ना है। क्यों भाई? हम क्यों माने कि हमें वहाँ की उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक और कल्चर कंडीशन को समझना है? भाई उसका आंसर बड़ा सिंपल है और बड़ा ही डीप है। तो ध्यान से सुनना। हर फिलोसफर ना अपने टाइम पीरियड की प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और आप बोलोगे भाई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लो महाभारत की। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कहाँ पे उपदेश दिया था? क्या कंडीशन थी? युद्ध के मैदान में अर्जुन को। अगर मान लो महाभारत का वो युद्ध ही ना होता तो क्या वो उपदेश देते? नहीं देते। सेम उसी तरह। और वो उन्होंने उपदेश क्यों दिया? क्योंकि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर उपदेश की, उस पर्टिकुलर मैसेज की लोगों को जरूरत थी, इसलिए उन्होंने दिया। वैसे ही हर फिलोसफर अपने टाइम पीरियड्स की प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ग्रीक की जो लैंग्वेज थी ना, वो हाईली डेवलप्ड और एक्सप्रेसिव थी, जिसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और लॉजिक का डेवलपमेंट इजी हुआ। और जो ग्रीक की माइथोलॉजी थी ना, भाई क्या ही कहने उनके। एथेंस का तो सीन ही खतरनाक था। जहाँ के लोग तो लड़ाई लड़ाई तो करते थे, पर ये कला के भी बड़े शौकीन थे। और जो कला वाले, आर्ट फॉर्म वाले देवी देवता है ना, उनकी भी पूजा करते थे। जो एथेंस की असली क्वीन थी ना, गॉडेस, वो थी अथीना। और अथीना के नाम पे ही इस सिटी का नाम पड़ा एथन। वो सबसे मेन डेटी थी इनकी। ये कोई रैंडम गॉडेस नहीं थी, ये युद्ध की रणनीति, विजडम और क्राफ्टमैनशिप की अल्टीमेट क्वीन थी। क्यों? एक बार क्या हुआ ना, अथीना की लड़ाई होगी पोसाइडन से। पोसाइडन मतलब समुद्र का देवता। दोनों में कंपटीशन हुआ। एक ने बोला कि भाई, पोसाइडन बोलता भाई साहब मैं तुमसे बड़ा हूँ, अथीना बोलती मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो चलो उन दोनों के बीच कंपटीशन हुआ। उन्होंने बोला कि चलो अपनी शक्तियों को यूज़ करो, और जो लोगों की भलाई के लिए अपनी शक्तियाँ अच्छे से यूज़ करेगा ना, उसको एथेंस के लोग अपना भगवान मानेंगे। पोसाइडन बोलता ठीक है। अब समुद्र का देवता था, उसने क्या बोला, उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, वाटरफॉल बना दिया लोगों के लिए, और लोगों को बोला मजे करो। अब लोग गए वाटरफॉल के नीचे, मजे करने लगे, पर पानी था नमकीन, लोगों की आंखों में लगा और लोगों को उतना मजा नहीं आया। अथीना ने क्या किया, उसने क्या किया, बड़े ही समझदार और खतरनाक गोडेस थी ये। उसने ओलिव ऑयल ट्री दिए, ग्रेप्स के ट्रीज दे दिए कि जाओ मजे करो। लोगों ने पहले अंगूर खाए, फिर उसकी वाइन पी, वाइन पी, और उसके बाद लोग बोलते मजे ही मजे, भाई ये मजा आया। तब से भाई माना जाता है ऐसा, अब मुझे नहीं पता ये सही है गलत, पर ऐसा ही माना जाता है। तब से अथीना उनकी मेन गोडेस होगी। ये तो थी अथीना। उसके बाद पोसाइडन, जो हमने डिस्कस किया, समुद्र के देवता। ज्यूस, भाई जो सबका बाप था। ज्यूस था आज़ादी देने वाला बंदा, जैसे थोर में था ना ज्यूस, वो वाला ज्यूस। उसके बाद थी अपोलो, जो म्यूजिक और फ्यूचर की रॉक स्टार थी। अपोलो सिर्फ एक सन गॉड नहीं था, अपोलो सूर्य देवता तो था ही, ये म्यूजिक, पोइट्री और प्रोफेसी का भी गुरु था। उसके बाद आ गया डायनोसस, ये था पार्टी और दारू का देवता। भाई मैं तो इसी को मानूंगा। अब एथेंस के लोग सिर्फ पढ़ने लिखने वाले तो नहीं थे, सिर्फ पढ़ते तो नहीं थे, इंजॉय भी करते थे। तो वो मतलब एक खतरनाक ही यार उनकी सोसाइटी थी कि खाने पीने के लिए जो भी काम करना, सबका एक देवता बना दो। मांस खाना है, उसका देवता बना दो। दारू दूरू पीनी है, उसका देवता बना दो। तो उसके लिए ये देवता थे। उसके बाद आते हैं हरमेस, धंधे का देवता, मतलब ट्रेड का देवता। एथेंस एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, जैसा कि हमने जियोग्राफी में डिस्कस किया। तो लोग उसको पूछते पूछते थे, ये
ट्रैवल, बिजनेस और कम्युनिकेशन का गॉड था। जो भी नया धंधा शुरू करता या फिर सफ़र में जाता, पहले हर्मिस की दुआ लेता। तो अगर हम ग्रीक सोसाइटी की बात करें, तो जो ग्रीक की सोसाइटी थी ना, वो 4 भागों में डिवाइड थी। वहाँ पे सिटीजन रहते थे, फॉरेनर रहते थे, वुमेन्स और स्लेव्स। सिटीजन्स के पास ही ना डेमोक्रेटिक राइट्स थे। अब डेमोक्रेसी थी ग्रीस में, आज जैसी डेमोक्रेसी नहीं, उस टाइम की डेमोक्रेसी। यहाँ जैसे आज है, आज तो 100% लोगों को वोटिंग राइट्स है, मतलब जो उस क्राइटेरिया में आते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ जो मेल थे ना, उन्हीं के वोटिंग राइट्स थे। तो जो फॉरेनर थे पहले हो गए वहाँ के रेजिडेंट सिटीजन, उसके बाद आगे फॉरेनर। फॉरेनर ना बिजनेसमैन लोग थे, इनके पास खुला पैसा था, अंबानी अडानी जैसे लोग थे। इनके पास पॉलिटिकल राइट तो नहीं थे, पर इनका सोसाइटी में दबदबा बहुत था। उसके बाद थी वुमेन्स। जो एथेंस की वुमेन्स थी ना, वो गर्ते की सीमित थी। ना ही उनके पास पॉलिटिकल राइट थे, ना ही उनका कोई डोमेस्टिक स्फीयर में कोई इंपॉर्टेंट रोल था। उसके बाद आगे स्लेव्स। जो भाई स्लेव्स थे ना, वो ग्रीक इकोनॉमी की बैकबोन थे। ये मेडिटेरियन सी से, इंग्लिश चैनल के बाहर अफ्रीका से स्लेव उठाए और यूरोप में रख दिए। और इनको ग्रीक इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता था। क्यों? एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, डोमेस्टिक वर्कर में यही काम करते थे। दारू बनाना हो, खेती करना हो, छोटा मोटा घर का काम, जो भी काम करना है यही करते थे। तभी तो वो फिलोसफी करेंगे ना। खुला टाइम तो उनके पास तभी आएगा ना, जब उनका काम करने के लिए कोई लोग होंगे। बट जो स्लेव्स थे ना, कुछ ही स्लेव्स थे जिनको आज़ादी मिलती थी, पर मोस्टली वो जो स्लेव थे वो एक्सप्लॉइटेड ही होते थे। उनकी ज़िंदगी मतलब जानवरों जैसी ज़िंदगी थी, बंदों में काउंट नहीं कर सकते थे हम उनको, ऐसी बुरी हालत थी उनकी। नेक्स्ट है ट्रेड एंड इकोनॉमी। अब हमें पता है कि इसके साथ समुद्र बढ़ता है, तो ट्रेड तो अच्छा ही होगा। एग्रीकल्चर होता था वहाँ पे। इकोनॉमी का जो मेन पिलर था ना, वो था एग्रीकल्चर और ट्रेड। एग्रीकल्चर में जैसा कि हमने पता कि यहाँ पे ऑलिव ऑयल और वाइन होती थी, ग्रेप्स होते थे, ग्रेप्स के हम वाइन बनाते थे, दबा के पियो। पर वहाँ पे ना फर्टाइल लैंड नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वीट वगैरह इंपोर्ट करते थे। और ट्रेड के लिए तो ये मशहूरी थी, क्योंकि इनकी लोकेशन ही बीच में थी। इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर था एथेंस। क्वाइंस यूज करते थे, अगोरा होते थे इनके पास। अगोरा मतलब मार्केट प्लेस, जहाँ बिजनेस, पॉलिटिक्स और फिलोसफी चालू रहती थी भाई। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। एजुकेशन सिस्टम, जो एथेंस का एजुकेशन सिस्टम था ना, वो कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं था। जैसे अभी हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ना, हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, फिर हमें जॉब मिलती है। वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे एजुकेशन इनफॉर्मल थी, मतलब आपको टीचर हायर करने पड़ते थे। सब एजुकेशन ले नहीं पाते थे। ना वुमेन्स को एजुकेशन मिलती थी, ना स्लेव्स को एजुकेशन मिलती थी, ना फॉरनर उधर एजुकेशन ले सकते थे। अब कौन बचे? बंदे ही बचे, और वो भी वो बंदे जिनके पास पैसे हैं। 3 लेवल पे एजुकेशन होती थी, प्राइमरी, हायर और उसके बाद जिम ट्रेनिंग। जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो 7 से 14 साल तक होती थी, हायर एजुकेशन 15 से 18 साल तक, और जो जिम ट्रेनिंग है वो 18 से 20 साल तक। मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी उसमें, वॉर स्ट्रेटजीज, वेपन, इन सभी को कैसे हैंडल करना है और टैक्टिक्स कैसे करनी है वॉर के लिए, इसमें सिखाया जाता था। अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। अब मान लो 5th सेंचुरी बीसी, मतलब अब से 3000 साल पहले। हम 3000 साल पहले जो एथेंस है उसकी बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे उनके पास क्या क्या अचीवमेंट थी। मे बी आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में वो अचीवमेंट ना लगे, पर सोचो उस टाइम पे भाई, जब चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, नेट कुछ भी नहीं था, गाड़ियाँ गुड़ियाँ कुछ भी नहीं थी। उस टाइम उनकी अचीवमेंट थी सबसे पहले पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस।
भाई उनके पास डेमोक्रेसी थी। एथेंस ने ही डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया जो आज भी हम फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो उनकी यही थी। सेकंड थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर तो भाई साहब खतरनाक ही था एथेंस का। ये बिल्कुल डिटेल्ड स्कल्पचर बनाते थे, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, मतलब ऐसा कि सब कुछ रियली लगे। आर्ट में उनके पास थिएटर था, मान लो 3000 साल पहले भी भाई साहब उनके पास थिएटर था। वहाँ पे कॉमेडी भी होती थी, प्ले राइटिंग भी होती थी, और काफ़ी सारे नाटक होते थे। उस टाइम पे जो स्टोरीज आती थी भगवान की, पोसाइडन की या अथीना की, उनका रोल करते थे। जैसे अभी हम हमारे शाहरुख खान हो गए, हमारे सलमान खान हो गए, ये रोल करते हैं फिल्मों में, वैसे ही उनके पास थिएटर था, वहाँ पे अपने नाटकों के रोल करते थे वो। साइंस एंड मैथमेटिक्स भी दी थी भाई। पाइथागोरस ने, जैसा कि हमने देखा प्री सोक्रेटिक थिंकर्स में, पाइथागोरस ने भाई साहब ट्राइंगल और नंबर के रिलेशन पे काम किया। पाइथागोरस ने बोला भाई साहब मैथ ही यूनिवर्स है। हिप्पोक्रेट्स थे जो मॉडर्न मेडिसिन के फादर थे, उनको मॉडर्न मेडिसिन का फादर माना जाता है। जैसे हम हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं ना, आज भी डॉक्टर भाई साहब हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं। फोर्थ है फिलोसफी एंड लिटरेचर। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल ने लॉजिक दिया। फिलोसफी तो भाई साहब दवा के थी एथेंस में, मतलब बड़े बड़े फिलोसफर आए भाई साहब वहाँ। सबसे जो मेन तीन तो ट्राइलॉजी यही है, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल। और ऐसा क्यों कर पाए वो हमने पहले जियोग्राफी में डिस्कस भी किया। मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर भाई साहब खतरनाक थी इनके पास। इनकी जो नेवी थी ना, फास्टेस्ट नेवी थी उस टाइम की, सबसे पावरफुल नेवी थी उस टाइम की। जैसे आज के टाइम पे यूएसए के पास नेवी है ना, एथेंस के पास भी ना उस टाइम पे इतनी खतरनाक नेवी होती थी। तो इन दी एंड वी कैन से डैट ग्रीक सोसाइटी सिर्फ पॉलिटिक्स और फिलोसफी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इकोनॉमी, ट्रेड, आर्ट और मिलिट्री में भी आगे थी। अब है सोफिस्ट। भाई जैसे महाभारत में कौरवों के बिना पांडव अधूरे थे, रामायण में रावण के बिना श्री राम अधूरे थे, उसी तरह 5th सेंचुरी बीसी में सोफिस्ट के बिना सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल अधूरे हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है सोफिस्ट की। अगर सोफिस्ट ना होते तो प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस भी नहीं होते। अगर ये तीनों नहीं होते तो उसके बाद जो बड़े बड़े धुरंधर आए हमारे पास, वो भी ना होते। तो चलिए डीपली समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि सोफिस्ट कौन थे। अगर हम सोक्रेटिस या प्लेटो या एरिस्टोटल को डीपली समझना चाहते हैं ना, तो पहले हमें सोफिस्ट को समझना होगा, क्योंकि यही लोग उस टाइम के डोमिनेंट थिंकर थे, जिनके थॉट्स के खिलाफ इन तीनों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। सोफिस्ट एक इंटेलेक्चुअल क्लास थी 5th सेंचुरी बीसी में, जो बहुत ही डोमिनेंट क्लास थी। एक तरह के ये टीचर थे। अब जैसे हमने सोसाइटी में देखा कि वहाँ के जो स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो वहाँ पे फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। टीचर हायर करने पड़ते थे। ये वही टीचर है भाई। लॉजिक में ज़बरदस्त, लॉजिक में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। डिबेट में भाई साहब हर टाइम यही जीतते थे। आर्गूमेंट इनके खतरनाक, मतलब छोटा मोटा बंदा तो भाई साहब इनके सामने कुछ बोलता नहीं था, इतने खतरनाक लोग थे। जैसे मान लो आज के एलन मस्क, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब इन जैसे खतरनाक खतरनाक माइंड के लोग थे ये। तो छोटे मोटे लोग, हम जैसे लोग तो भाई साहब इनसे क्या मुकाबला करेंगे। सोफिस्ट एंड देयर रोल इन द ग्रीक सोसाइटी। तो इनका ग्रीक सोसाइटी में क्या रोल था। जैसा हमें पता है कि उस टाइम पे एथेंस में डेमोक्रेसी थी। वी नो, हमने अभी डिस्कस किया कि एथेंस में डेमोक्रेसी थी, जिसमें असेंबली और लॉ कोर्ट में लोगों को अपनी बात रखनी पड़ती थी। और वो बात रखेंगे कैसे, उन बात को रखने के लिए उनको आर्गुमेंट चाहिए थे।
परसुएशन एक इम्पोर्टेंट स्किल थी, क्योंकि जो अच्छा बोल सकता था ना, वही बंदा पावर ले सकता था। आज के टाइम पे देख लो, क्या राहुल गांधी कम पढ़े लिखे हैं? नहीं। क्या मोदी उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं। मोदी और राहुल गांधी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? परसुएशन का, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। मोदी जी खतरनाक तरीके से बोलते हैं, अपनी बात को उनको रखना होगा ना, उनको पता है कि कौन सी जगह कौन सी बात बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी है। और P. Modi? Yeah. I mean, he has a sense of the pulse of the people, and he knows what makes them sort of. He knows how to convince people. Yeah. Which He's a which- great persuader. He's a persuader. He is an extraordinary politician. He makes people believe. That's so true. Yeah. Like it's you look at him and you read about him, and the way everything they've designed, it just makes you believe them much more. दूसरी तरफ राहुल गांधी जी है, सर जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। क्या बात कर रहे रे बाबा? जो आज यहां रहते हैं उनको ताज्जुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, क्या बोला तूने? हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा काफ़ी अच्छे, काफ़ी इंटेलिजेंट बंदे हैं, बट आर्ट ऑफ स्पीकिंग नहीं है उनके पास। तो हमें क्या लगता है, खुद देखो ना, हम कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं एक नेता से जो बोलने में अच्छा हो। अगर आप मान लो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने ना ही कभी मनमोहन सिंह जी को देखा है, ना ही कभी आपने मोदी जी को देखा है। अब मैं दोनों की रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको, बताओ आप किसको बोलोगे कि सच अच्छा नेता कौन है? ये ह्यूमन नेचर है, जो अच्छा बोलता है ना, जो अच्छा वक्ता है ना, वही अच्छा नेता बनता है। सेम उसी तरह अगर किसी को अच्छे से बोलना सीखना होता था ना, बोलने की आर्ट सीखनी होती थी, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक टीचर की। और वो टीचर कौन थे? सोफिस्ट। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पूरा डिपेंडेंट था सोफिस्ट पे। कल्चरल शिफ्ट किया था सोफिस्ट ने। कैसे? पहले ग्रीक सोसाइटी कलेक्टिव एथिक्स पे चलती थी, जैसे डिवाइन स्लो और ट्रेडिशनल वैल्यू फॉलो करते थे। पर 5th सेंचुरी BC तक आते आते लोग सेल्फिश हो गए, सेल्फ इंटरेस्ट और पर्सनल सक्सेस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। सब अपने स्टार्टअप में बिजी हो गए, अब दूसरों का किसी को कोई मतलब नहीं। जैसे आज की कॉर्पोरेट लाइफ है ना, सेम वैसा ही 5th सेंचुरी BC तक आते आते एथेंस के हाल हो गए थे। सब बॉस के तलवे जाट रहे हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ेगी साथ वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बस एक मौका मिलना चाहिए दूसरे की टांग खींचने के लिए। बस वही हाल एथेंस में था। हमने देखा कैसे वो इमर्ज हुए, कैसे वो ग्रीक सोसाइटी में इमर्ज हुए। रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सोफिस्ट। अब इनका रोल देखते कि सोफिस्ट का रोल क्या था। भाई अगर आपको सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल को अच्छे से समझना है ना, तो ये जो सोफिस्ट थे ना, इनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जिस तरह क्रिकेट में अगर आपको पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी समझनी है ना, तो आपको 1947 का पार्टीशन समझना पड़ेगा। सेम उसी तरह अगर आप इन तीनों थिंकर्स को समझना है ना, तो सोफिस्ट को आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों के जो आइडियाज़ है ना, वो इन्हीं बंदों के अगेंस्ट जाते हैं। अगर ये बोलोगे कि इंसान को नॉर्थ पे चलना चाहिए, तो सोक्रेटिस बोलेगा नहीं, साउथ में चलना चाहिए। मतलब कि सोक्रेटिस इनसे उल्टा बोलते थे। वो क्यों बोलते थे वो हम डिस्कस करेंगे, उसके पीछे लॉजिक था, उसके पीछे कारण था। बट बहुत इम्पोर्टेंट है, सोफिस्ट को समझना पड़ेगा हमें, अगर हमें अगले आने वाले थिंकर्स को, मेनली ग्रीक थिंकर्स को समझना है। तो जो सोफिस्ट का रोल था सबसे बड़ा, वो था सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि सोफिस्ट ने रिटोरिक और परसुएशन सिखाने के लिए फीस चार्ज करनी शुरू कर दी। जो पहली बार हुआ था कि कुछ लोग सिखाने के लिए पैसे ले रहे हैं। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, फ्री में सिखा देते थे। जैसे
पहले तो इतनी एजुकेशन होती नहीं थी, क्योंकि मोस्टली जो भी बच्चा, बेटा या बेटी कुछ भी सीखते थे अपनी मम्मी पापा से सीखते थे। जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होने लग पड़ी, अब पापा के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पहले तो 4-5 चीज़ें होती थी, पापा सिखा देते थे। अब जैसे चीज़ें बढ़ने लग पड़ी, ट्रेड होने लग पड़ा, हज़ारों चीज़ें, 100 चीज़ें, 500 चीज़ें सामने आने लग पड़ी, अब पापा की भी लिमिट है और सब कुछ तो सिखा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, टीचर हायर करने शुरू कर दिए। यहीं से वो पर्टिकुलर रिचुअल स्टार्ट हुए पैसे देके चीज़ों को सीखने का। जैसा कि हमें पता है लॉ और जस्टिस में भी ये कैसे बैठते थे, क्योंकि ये लोगों को बोलना सिखाते थे, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है कैसे करना है वो सिखाते थे। वाई वर सोफिस्ट सो इन्फ्लुएंशियल? भाई जो सोफिस्ट थे ना, वो पावर और सक्सेस का शॉर्टकट थे। जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो जैसे जो फिलोसफर आएंगे ना आगे, वो ट्रुथ और विजडम ढूंढने वाले फिलोसफर थे। पर सोफिस्ट बोलते थे भाई साहब सच सोच कुछ नहीं होता, सबसे मेन चीज़ एक है, वो है पावर, और पावर आएगी आपको अच्छा बोलने से। इसलिए जो सोफिस्ट थे ना, उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम किया। उन्होंने बोला भाई साहब जो भी है यहीं पे है, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, तो आइडियलिज्म की तरफ मत जाओ, यहाँ पे जो भी मज़े लेने हैं यहीं पे लो। पहला हो गया पावर और सक्सेस का शॉर्टकट थे वो। दूसरा था सोशल और पॉलिटिकल शिफ्ट। ग्रीक सोसाइटी रिचुअल्स और गॉड से हटके रैशनल और प्रैग्मेटिक थिंकिंग पे फोकस कर रही थी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था ना, वो थे सोफिस्ट। चाहे वो लोगों को लुभाने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे थे, पर वो धीरे धीरे सोसाइटी में एक रैशनल थिंकिंग इंट्रोड्यूस कर रहे थे, चाहे उसके पीछे भावना कुछ भी हो। पर जैसे जैसे वो लोगों को सिखा रहे थे ना कि आप ऐसे इन्फ्लुएंस करो, वैसे इन्फ्लुएंस करो, ये लॉजिक लगाओ, वो लॉजिक लगाओ, धीरे धीरे लॉजिक सोसाइटी में आ रहा था और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे। क्रिटिसिज्म एंड ओपोजिशन टू सोफिस्ट। अब इनका क्रिटिसिज्म इसलिए होता था कि कुछ जो सोफिस्ट थे ना बीच बीच में, जो ज़्यादा ही रैशनल और लॉजिक लगाते थे, वो बोलते थे कि भाई साहब भगवान भगवान कुछ नहीं है, भगवान इंसान की ही देन है, इंसान ने ही खुद बनाया है अपने आप को तसल्ली देने के लिए। तो ऐसे जो लोग थे सोफिस्ट, उनका ओपोजिशन भी होती थी। ऑब्वियस ही बात है, आज 3000 साल के बाद भी होती है, उस टाइम पे तो होनी ही थी, जहाँ पे लोग देवी देवताओं को ज़्यादा मानते थे, माइथोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। लेगेसी मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मेन पिलर थे उस सोसाइटी के। मेन पिलर इसलिए थे जो डोमिनेंट क्लास थी वो इन पर ही निर्भर करती थी। ओके, तो जो की आइडियाज़ हैं सोफिस्ट के, उनको समझ लेते हैं। इन्हीं की आइडियाज़ को काउंटर करेंगे मेरे सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो। तो ध्यान से समझना इन आर्गुमेंट्स को, जो उनके की आइडियाज़ थे। जो उनका पहला आइडिया था वो था रिलेटिविज्म। सोफिस्ट का मानना था कि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता, ये सब इंसान की बनाई हुई बातें हैं, ट्रुथ कुछ नहीं होता, सब सिर्फ एक ही चीज़ सच्ची है, वो है पावर। और पावर पे कैसे आना है? अच्छा बोलने से। तो सोफिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया एब्सोल्यूट ट्रुथ। उन्होंने बोला जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है एंड रिलेटिव टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर लाइन को समझना है तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स थिंग्स विच आर डिपेंड अपॉन पर्सन पर्सपेक्टिव, इट कैन बी बाइज्ड। और ऑब्जेक्टिव मीन्स विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल पर्सपेक्टिव, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पर्सनल पर्सपेक्टिव, विच आर बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की, पहले मैं ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल देता हूं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं पीएचडी वाले बंदे से काम कराऊंगा वो तो भी पानी 100 डिग्री पे बॉयल होगा। अगर अनपढ़ से वो काम कराता हूँ तो भी वाटर 100 डिग्री पे ही बॉयल होएगा। क्या वो पर्टिकुलर थिंग या वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पर्सन के पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट थी? नहीं।
अगर मैं सब्जेक्टिव की एग्जांपल दूं तो मैं बोलूँगा भाई जो चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम होती है ना वो सबसे बढ़िया होती है। ये मेरा सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है। माइट भी वनीला उससे अच्छी हो, मैंगो वाली उससे भी अच्छी हो, वो कोन वाली उससे भी अच्छी हो। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? वो डिपेंड होगी पर्सन के पर्सपेक्टिव के ऊपर। तो जो सोफिस्ट बोलते थे भाई साहब ट्रुथ कुछ नहीं है, जो पर्सन का पर्सपेक्टिव है वही सच है, क्योंकि ट्रुथ एक सब्जेक्टिव है। हर बंदे का एक अपना ट्रुथ है। आपका कुछ और ट्रुथ है, मेरा कुछ और ट्रुथ है। ये बात अभी हमें बिल्कुल सही लग रही है ना? आपके लिए सत्य कुछ और है, मेरे लिए सत्य कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मुसलमानों के लिए सत्य कुछ और है, हिंदुओं के लिए सत्य कुछ और है, सिखों के लिए सत्य कुछ और है, क्रिश्चियनों के लिए सत्य कुछ और है। तो सोफिस्ट का भी यही मानना था भाई साहब, हर बंदे का अपना सत्य होता है, अपना ट्रुथ होता है। एक्चुअल में जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है, पर्सन डिपेंडेंट होता है। एक काफ़ी इन्फ्लुएंसर सोफिस्ट थे, उन्होंने बोला मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग, मीनिंग ट्रुथ डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन परसेप्शन, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया। यह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो था फर्स्ट आइडिया। और सेकंड था, वो एम्फेसाइज करते थे रिटोरिक एंड परसुएशन पे। रिटोरिक मीन्स द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ परसुएशन। वो यंग लोगों को ट्रेंड करते थे स्पेशली पॉलिटिक के लिए, ताकि वो अच्छे से आर्गुमेंट कर सके और पावर ले सकें और सोसाइटी में अपना दबदबा बना सकें। पर उनको ना इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो मॉरली राइट है या गलत है। उनको सिर्फ एक ही बात थी, वो थी कि पावर में कैसे आना है। जैसे एक गॉर्जियस था, उसने बोला जो परसुएशन है ना वो मोर पावरफुल है ट्रुथ से। 2014 में मोदी जी ने बोला था कि 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। हुई? पता नहीं मुझे हुई या नहीं हुई, बट उन्होंने क्या किया, एक सपना दिखाया लोगों को। मैं ये नहीं बोलता कि उन्होंने काम नहीं किया, अच्छे काम किए उन्होंने। मैं आपको सर एग्जांपल दे रहा हूँ वो वाली जिससे आप रिलेट कर सको। तो सोफिस्ट का मानना था कि परसुएशन सत्य से ज़्यादा पावरफुल है। आज के टाइम पे जो यूथ है, यूथ क्या बड़े भी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते होंगे एज़ कम्पेयर टू खुद को जानने से। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसको पड़ी है? सब मजे कर रहे हैं। थर्ड है स्केप्टिसिज्म एंड डाउट। तो कुछ सोफिस्ट ऐसे भी थे जो बोलते थे क्वेश्चन एवरीथिंग, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग, क्वेश्चन एवरीथिंग। वो बोलते थे, जो एक सबसे मोस्ट फेमस सोफिस्ट था गोर्जियास, उसने बोला कि भाई साहब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो हम उसे जान नहीं सकते, अगर हम उसको जान भी गए तो उसको हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जो स्केप्टिसिज्म था ना, स्केप्टिसिज्म कुछ लोगों में, सभी ऐसा फॉलो नहीं करते सोफिस्ट, कुछ लोगों में, वही आगे चलकर ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की तरफ बढ़ा। हमने अभी डिस्कस किया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ मतलब फैक्ट बेस्ड ट्रुथ, जिसने साइंस को जन्म दिया। आज की हमारी जो साइंस है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट। इसका मतलब सोफिस्ट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आने वाले फिलोसोफर को इन्फ्लुएंस किया और उन फिलोसोफर ने साइंस का जन्म किया। फोर्थ आइडिया है उनका एथिक्स एंड मोरालिटी एज ए सोशल कन्वेंशन। सोफिस्ट का मानना था जो एथिक्स है ना वो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, ना कि डिवाइन फोर्सेस से। क्योंकि सोफिस्ट के आने से पहले लोग ज़्यादातर माइथोलॉजी में बिलीव करते थे। हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया कि वहाँ के लोगों के अंदर रैशनैलिटी कम थी, तो वो माइथोलॉजी पे बिलीव करते थे। उनका मानना था कि जो हमारी वैल्यूज़ है, रिचुअल्स हैं, वो हमें अथीना ने दिए हैं, पोसाइडन ने दिए हैं। पर सोफिस्ट बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये इंसानों ने खुद ही बनाया है। उन्होंने बोला कि जो जस्टिस और वर्च्यू है ना वो सोसाइटी ने डिवाइड किया है,
ना कि कोई वो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे एक टाइम पे इंडिया में सती प्रथा काफ़ी फेमस थी, आज नहीं है। क्यों? अगर मैं सोफिस्ट की जगह जाऊं, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब एथिक्स है ना, वो कोई एब्सोल्यूट नहीं है, वो डिपेंडेंट करता है सोसाइटी पे। अगर आपसे आज से 100 साल पीछे चला जाओ तो गांव में कोई भी लड़की जीन्स नहीं डालती थी, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी वो एक्सेप्टेबल नहीं था। आज के टाइम पे है, तो इसका मतलब सोफिस्ट ठीक थे। अब सोफिस्ट ठीक थे या नहीं ठीक थे, वो हम देखेंगे जब सोक्रेटिस इससे भी खतरनाक खतरनाक आर्गूमेंट देंगे। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आपके जो दिमाग के घोड़े हैं ना वो दौड़ें, और कभी भी मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करना। फिलोसफी का मजा ही ये है, एक फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ाने वाले की बात पे विश्वास ही नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे विश्वास करना है, वो है रीज़न एंड लॉजिक। आपको क्यों क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमेशा हर क्वेश्चन के पीछे, हर इंफॉर्मेशन के पीछे, हर फैक्ट के पीछे लगाना है, तभी तो आप फिलोसफर बनोगे यार। जैसा कि हमने देखा कि कुछ सोफिस्ट ने रिलीजन का भी क्रिटिसिज्म किया। काफ़ी सारे जो सोफिस्ट थे उन्होंने ग्रीक गॉड्स को ही क्वेश्चन कर दिया। वो बोल रहे कि गॉड कुछ नहीं होते भाई साहब, इंसानों ने खुद बनाए हैं। कुछ बुद्धिमान इंसान थे या कुछ ऐसे लोग थे जो सत्ता हथियाना चाहते थे, लोगों पे राज करना चाहते थे, तो उन्होंने भगवान बना दिया। और जब भी उनको अपने कथनी को या करनी को जस्टिफाई करना होता था, वो सीधा बोलते थे भाई साहब भगवान ने बोला तो मैंने यहाँ पे अटैक कर दिया, तो मैंने ये युद्ध शुरू कर दिया, तो मैंने इसका रेप कर दिया, XYZ कुछ भी। ओके, तो ये थे हमारे सोफिस्ट और उनके की आइडियाज़। तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा कि उस टाइम की जो ग्रीक के लोग थे ना, वो डिपेंडेंट थे। जो हायर क्लास सोसाइटी थी ना, वो डिपेंडेंट थी, क्योंकि सोफिस्ट थे रैशनल बंदे। जैसे आज के टाइम पे मोदी जी किस पे डिपेंडेंट है? मोदी जी यार MLA और जो बाकी नेता उन पे डिपेंडेंट थोड़ी ना है। मोदी जी डिपेंडेंट है इंटेलेक्चुअल लोगों पे, जो बताते हैं भाई साहब इकोनॉमी में हमें ये करना है, जियोग्राफी में हमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें हाईवे बनाने पड़ेंगे, हमें रेलवे लाइन को और बड़ा करना पड़ेगा, हमें पोर्ट्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, हमें इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, हमें उस कंट्री के साथ अपने पर्टिकुलर रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। जैसे मोदी जी जयशंकर को लेके आए, तो जैसे आज मोदी जी इंटेलेक्चुअल क्लास पे डिपेंडेंट है ना, सेम उसी तरह उस टाइम पे जो मेन पावर पे लोग थे ना, वो भी सोफिस्ट पे डिपेंडेंट थे। तो आज की इंटेलेक्चुअल क्लास और सोफिस्ट क्लास में हम कोरिलेट कर सकते हैं ताकि अच्छे से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये समरी है जो उन्होंने आइडियाज़ दिए। रिलेटिविज्म, एम्फेसिस ऑन रिटोरिक एंड परसुएशन, skepticism and doubt, ethics and morality as social convention, criticism of traditional religion। अब इस टाइम पे ये कंडीशन थी ग्रीक सोसाइटी की, इस तरह से लोग एथेंस की जियोग्राफी के अंदर फंक्शन कर रहे थे। तो इसमें आपको कमियां क्या लग रही है? सबसे बड़ी कमी यही है कि वो बोल रहे थे कि सच भाई सच वच कुछ नहीं होता। जैसे हमारा एक टैगलाइन है ना, सत्यमेव जयते, ये बोलते थे कि भाई साहब सच सच कुछ नहीं होता। अब सच कुछ नहीं है तो बंदा क्या होगा? बंदा सेल्फिश होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, उसको सोसाइटी की कुछ पड़ी नहीं है। पाकिस्तान वाले अटैक कर रहे हैं, इंडिया वालों को कुछ कोई लेना देना नहीं, करना है करो, नहीं करना ना करो, हमें सिर्फ अपना काम करना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जानता। तो उससे क्या होगा? एक सोसाइटी में यूनिटी नहीं रहेगी। ओके, अगर आप किसी को सच मानोगे ही नहीं तो आप दूसरों की बात कैसे मानोगे? आज जब हम छोटे होते थे तो हम अपने मम्मा पापा की बात क्यों मानते थे? क्योंकि हमें लगता था कि वो हमसे ज़्यादा समझदार है और उनको सच के बारे में पता है, जो कि वो होते भी थे।
अब मान लो कि कोई हमें बचपन से बता देगा भाई साहब तेरी मम्मी पापा को कुछ नहीं पता, वो बेवकूफ़ है, तो क्या होगा? एक बैलेंस, एक ऑर्डर बनेगा फैमिली में? नहीं बनेगा। उसी तरह ऑल्दो इन्होंने रैशनैलिटी इंट्रोड्यूस की सोसाइटी में, पर इनकी इंटेंशन सही नहीं थी। ओके, तो इस तरह की सोसाइटी है। अब इसमें हमारी हीरो की एंट्री होगी। उससे पहले हम ये 4 पिलर हैं जो कि हमने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में डिस्कस भी किए थे, मेटाफिजिक, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी और लॉजिक। यार देखो, फिलोसफी आपको अगर समझनी है ना, अगर आपको किसी भी थिंकर्स के थॉट्स को जानना है, तो ये 4 की लेंसेज है या 4 की पिलर्स है। आपको हर थिंकर को इसी 4 लेंसेज से देखना है। अगर आपको किसी भी थिंकर्स के थॉट्स को जानना है, तो ये 4 की लेंसेज है या 4 की पिलर्स है। आपको हर थिंकर को इसी 4 लेंसेज से देखना है। आपको देखना है कि उस बंदे ने, उस पर्टिकुलर थिंकर ने मेटाफिजिक्स के बारे में क्या बोला, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में क्या बोला, एक्सियोलॉजी के बारे में क्या बोला और लॉजिक के बारे में क्या बोला। मतलब जब उसने अपनी थ्योरी दी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी की, तो उसने कौन सा लॉजिक यूज़ किया? उसने डिडक्टिव यूज़ किया, इंडक्टिव यूज़ किया, एबडक्टिव यूज़ किया या फिर कुछ और यूज़ किया। ठीक है, तो जब हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, चाहे हम प्लेटो को पढ़ेंगे, चाहे हम आगे जाके इमैनुअल कांट को पढ़ेंगे, ह्यूम को पढ़ेंगे या किसी भी फिलोसफर को पढ़ेंगे, हम उनको सिर्फ इसी 4 लेंसेज से देखेंगे। हम देखेंगे भाई साहब कि इमैनुअल कांट ने मेटाफिजिक्स के बारे में क्या बोला, उन्होंने क्या बोला कि व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ ट्रुथ। तो हम आगे ये भी देखेंगे, जब इमैनुअल कांट ने बोला कि रियलिटी ये है, तो उन्होंने कैसे डिफाइन की रियलिटी? क्या उन्होंने एम्पिरिसिज्म से डिफाइन की? क्या उन्होंने रैशनलिज्म से डिफाइन की? क्या उन्होंने स्केप्टिसिज्म से डिफाइन की? या फिर अन्य किसी ब्रांच से डिफाइन की? उनके एक्सोलॉजी के ऊपर, एथिक्स और एस्थेटिक के ऊपर क्या व्यूज़ थे? उन्होंने कौन से लॉजिक यूज़ किए? तो इसी फ्रेमवर्क को हमें यूज़ करना है। कोई भी थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल के कोई भी थिंकर को अगर हमें पढ़ना है ना अच्छे से, तो इन्हीं 4, ये एक तरह के 4 क्वेश्चन है। जब भी आप किसी थिंकर को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये 4 क्वेश्चन होने चाहिए कि उसने पर्टिकुलर थिंकर ने मेटाफिजिक्स के बारे में क्या बोला, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में क्या बोला, एक्सियोलॉजी के बारे में क्या बोला और लॉजिक के बारे में क्या बोला। ओके, सोक्रेटिस, द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। इमेजिन करो, एथेंस की सड़कों पे चलते हुए 6-6 फीट लंबी गोरी, काली और ब्राउन लड़कियां। भाई साहब, एकदम सुडोल बॉडी, एक्सपेंसिव फैब्रिक के कपड़े। भाई साहब, आज की कैटरीना और करीना को भी फेल करने वाली एलिगेंस उनकी। और उनके साथ 7-7 फीट गोरे, लंबे काले आदमी, एकदम एस्थेटिक लुक में। आज के जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन उनके सामने बच्चे लगे, सलमान खान भी उनके सामने बच्चे लगे। इतनी खतरनाक बॉडी, 7-7, 8-8 फीट लंबे चौड़े बंदे, बिल्कुल आर्नोल्ड की तरह, मतलब उससे भी खतरनाक। उनके बीच में हमारा हीरो, ना ज़्यादा लंबा ना छोटा, एक एवरेज हाइट का बंदा, घने करली वाल, ना नीटली कॉम्ड ना ट्रिम्ड, एकदम बिंदास, मोटी छोटी और चौड़ी नाक, बड़े बड़े होंठ, ग्रीक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की ऐसी की तैसी, कपड़े एकदम रफ और सिंपल, कोई फैंसी टोगा या सिल्क का जमीला नहीं, हफ्तों भर भाई साहब नहाना भी नहीं। जूतों का क्या, भाई साहब नंगे पैरी घूमते थे, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, एकदम बिंदास। ये थे हमारे भाई साहब हीरो सोक्रेटिस। इस तरह से एंट्री होती है उनकी। एथेंस का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा था ये। प्लेटो ने अपनी बुक में लिखा है कि सोक्रेटिस सबसे अजीब दिखने वाला आदमी था। एथेंस के लोग ना उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी दुर्दशा देख के। लेकिन जैसे ही सोक्रेटिस अपना मुंह खोलते थे ना, सब चुप, क्योंकि भाई दिमाग के एकदम सचिन तेंदुलकर थे, आइंस्टाइन को भी फेल कर दे। प्रिसीजन, लॉजिक और एकदम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन करने की एबिलिटी थी उनके अंदर।
वो बोलते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। वो मुझे लगता है यहीं से आया होगा कि लगेंगे फटीचर ही, पर जब बात करोगे तो आपको अपनी औकात पता लग जाएगी। तो जो सोक्रेटिस थे उनका जन्म हुआ था एथेंस में, जो एक ग्रीक की सिटी स्टेट थी। जो उस टाइम के ना, जैसे हमने डिस्कस भी किया, जो एथेंस था ना उस टाइम के हार्वर्ड, नालंदा और काशिम का संगम था। एकदम इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हब था। जैसा कि हमें पता भी है कि एथेंस एक डेमोक्रेटिक सिटी थी। सोक्रेटिस के पिता एक स्टोन मेसन थे, मतलब पत्थर का काम करते थे, पत्थर की मूर्तियाँ बनाते थे, जो स्कल्पचर होते हैं उनको बनाते थे। माँ मिडवाइफ थी, बच्चों को जन्म में मदद करती थी। एकदम मिडिल क्लास का बैकग्राउंड था इनका, लेकिन सोच VIP लेवल की। चाहे ये बिलोंग करते हो मिडिल क्लास से, पर सोच बिल्कुल राजाओं वाली। भाई साहब ने लाइफ को एक ही तरीके से ट्रीट किया, वो था क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन। और जब जवाब नहीं मिलते थे तब लोगों के दिमाग का फ्यूज उड़ा देते थे। ये बोलते थे कि हर चीज़ पे क्वेश्चन लगाओ, अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अगर वैसा है तो वैसा क्यों है। ये मार्केट में चले जाते थे अगोरा में और सबसे पूछते थे सच क्या है। बंदे बोलते थे कि भाई सच ये है, तो ये सिंपल पूछते तुझे कैसे पता, मे बी ये इल्यूजन हो, मे बी ये गलत हो। तो जो सोक्रेटिस थे इन्होंने मिलिट्री में भी काम किया। सोक्रेटिस फिलोसफर तो थे ही थे, साथ में एक सोल्जर भी थे। इन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर में एक सिपाही के रूप में भी काफ़ी अपना योगदान दिया। पेलोपोनेशियन वॉर एथेंस और स्पार्टा के बीच में होती है, जिसमें आगे जाके एथेंस हार जाता है, जिसका काफ़ी अफसोस भी होता है सोक्रेटिस को। कहते हैं कि बैटलफील्ड में अपने दोस्त की जान बचाई, बिल्कुल साउथ इंडियन हीरो की तरह, एकदम स्टाइल में। बट जो सोक्रेटिस थे ना, चाहे उनका शरीर बैटल या वॉर में होता था, पर उनका मन हमेशा फिलोसफी में ही होता था। उनकी असली रुचि तलवार में नहीं थी, उनकी असली रुचि थी सोचने में, क्रिटिकल थिंकिंग में। सोक्रेटिस ने कोई किताब नहीं लिखी, फिर भी वो अमर हो गया। एक इंसान जिसने एक भी किताब नहीं लिखी, वो दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर कैसे बन गया। सोचो भाई, एक भी शब्द नहीं लिखा उसने पूरी जिंदगी में अपने, फिर भी आज तक 3000 साल के बाद भी भाई साहब उस हम बंदे के बारे में पढ़ रहे हैं, उस बंदे के आइडियाज़ क्या थे उसको पढ़ रहे हैं। जो भी उसके थॉट्स और आइडिया आज तक सरवाइव किए हैं ना, वो उनके जो मेन 2 चेले थे ना, प्लेटो और जेनोफोन, उसकी राइटिंग से पता लगता है। भाई साहब, प्लेटो ने जितना भी काम किया ना, उसने हर काम में, हर किताब में सोक्रेटिस का जिक्र किया। मतलब उसने सोक्रेटिस को अपनी स्टोरी का हीरो बनाया। कोई भी विलन आता था तो सोक्रेटिस हीरो की तरह आता था और गुंडों को मारवाता था। बट सोक्रेटिस की फिलोसफिकल बिगिनिंग कैसे हुई, इसके ऊपर एक कहानी है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है इसका मुझे पता नहीं। एथेंस के पास ना एक जगह थी, डेल्फी, जो उस टाइम के लोगों के लिए एक डिवाइन हॉटस्पॉट था। वहाँ एक ओरेकल रहता था। ओरेकल मीन्स प्रीस्ट। उस ओरेकल का मेन काम क्या था, जो भगवान से डीएम्स आते थे, मतलब भगवान से मैसेजेस आते थे, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब लोगों के आगे फॉरवर्ड करना। मतलब एक तरह के वो, जैसे पीके में बताया गया ना, वैसे ही सेम भगवान जो भी मैसेज देना होता था वो डायरेक्ट लोगों को नहीं देते थे, वो ओरेकल को देते थे। अब बनती थी भाई उनकी, तो क्या बोल सकते हैं। लोग मानते थे कि ओरेकल भगवान अपोलो के वेरीफाइड सोर्स हैं, जिनका हर वर्ड सच और डीप होता था। उस टाइम पे जो सबसे फेमस ओरेकल थी ना, वो थी डेल्फी, मतलब लेडी थी, तो वो सबसे फेमस थी। तो डेल्फी के पास एक बंदा गया, उसने बोला कि भाई साहब दुनिया का सबसे समझदार बंदा कौन है। तो डेल्फी ने बोला सोक्रेटिस। भाई साहब डेल्फी ने बोला है तो इसका मतलब सच ही होगा।
तो उस बंदा आया दोबारा से एथेंस में, उसने पूरी मार्केट में बात फैला दी और कुछ टाइम के बाद सोक्रेटिस के पास ये बात पहुंच गई। जब सोक्रेटिस को ये बात बताई गई तो उनका रिएक्शन था एकदम WTF वाला। वो बोल रहे थे मैं सबसे समझदार आदमी हूँ, पर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये लगता है मैं सबसे कम बुद्धि वाला आदमी हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, फिर भी मैं स्मार्टेस्ट कैसे? भाई साहब, अब डेल्फी ने बोला होगा तो कुछ तो रीज़न होगा उसके पास, कुछ तो लॉजिक होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद सोक्रेटिस ने डिसाइड किया कि भाई साहब मैं लोगों से जा के पूछूंगा कि भाई साहब सच क्या है। तो यहीं से शुरू होता है सोक्रेटिक का सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिस सड़कों और बाजारों में घूम घूम कर लोगों से सवाल पूछते थे, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज गुडनेस, व्हाट इज बैड थिंग, व्हाट इज ट्रूथ। मतलब वो किसी का विरोध नहीं करते थे, सिर्फ ये पूछते थे भाई साहब सत्य क्या है, अगर तुझे सत्य पता है तो कैसे पता है। तो जब सोक्रेटिस गलियों में घूमते थे, सड़कों में घूमते थे, बाजार में घूमते थे, अपनी लॉजिक लगाते थे, तो उनसे लोग ना काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लग पड़े, खासकर यंग लोग। सोक्रेटिस थे ना, हमेशा जो नए लोग थे ना, जो थोड़ा बहुत लॉजिक को अच्छा मानते थे, वो उनसे बड़े प्रभावित होते थे। और प्लेटो भी इसी तरह उनसे प्रभावित हुए थे। आपको मैं ना स्टोरी सुनाता हूँ, जो सोक्रेटिक मेथड है उससे आप रिलेट कर पाओगे कि एक्चुअल में सोक्रेटिक बंदों से बात क्या करते थे। एक बार क्या होता है कि एथेंस के एक चौराहे पर, जहाँ एकदम आराम से पिपल के पेड़ के नीचे सोक्रेटिस सो रहा है, दोपहर का टाइम है, खाना मस्त खाया है उन्होंने, पेट भर के खाया है, वाइन भी पी है और आराम से सो रहे हैं। उनके पास एक बंदा आता है और उनको जगाता है। सोक्रेटिस उठते हैं बड़े प्यार से और पूछते हैं, जी बोलो। नौजवान बोलता है कि सोक्रेटिस, मैंने सुना कि आप एथेंस के सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो मुझे बताओ कि सच्चा ज्ञान क्या होता है। सोक्रेटिस बोलते हैं, भाई साहब यही टाइम मिला था तुझे? मन में सोचते हैं, मतलब बोलते नहीं है। वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि भाई अरे मेरे दोस्त, सबसे पहले ये बताओ कि तुम ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हो। अब इंटेलेक्चुअल बंदे थे भाई साहब, तो पूछेंगे ना कि तेरे अकॉर्डिंग भाई साहब ज्ञान है क्या। तू मुझसे पूछ रहा है कि मुझे ज्ञान के बारे में बताओ, पहले तू मुझे ये बता कि ज्ञान होता क्या है, डिफाइन कर ज्ञान को। तो नौजवान बोला, भाई ज्ञान मतलब वो जो हमें सही और गलत का बोध कराए, जो हमें बताए कि सही क्या है गलत क्या है, जो हमें समझ और बुद्धि दे, जो हमें दूसरों से बेहतर बनाए। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि ज्ञान क्या है, तो आप भी मे भी यही बोलोगे, बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलोगे। तो सोक्रेटिस बोलते हैं, तो अगर कोई इंसान बहुत पढ़ा लिखा हो, कई ग्रंथों का उसने अध्ययन किया हो, 4-5 PhD हो उसके पास, तो क्या उसके पास ज्ञान होगा? नौजवान बोलता, भाई साहब उसके पास नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा। जो अधिक जानता है वही तो ज्ञान नहीं होता है, वही तो ज्ञानी होता है। सोक्रेटिस थोड़ा और मुस्कुराए, बोले, मुझे बताओ, एक कारपेंटर यार, एक राजमिस्त्री जो महल बनाता है, नॉट कारपेंटर, एक राजमिस्त्री जो महल बनाता है, क्या वो एक राजा से कम ज्ञानी होता है? नौजवान बोल रहा है कि यार भाई ये करना क्या चाह रहा है, सीधे सीधे आंसर क्यों नहीं दे रहा। पर उसने फिर भी कंटिन्यू रखा, उसने बोला कि नहीं, उससे तो सिर्फ अपने काम का ज्ञान होता है। तो सोक्रेटिस बोले, तो क्या ज्ञान सिर्फ किताबों और विद्यालयों से आता है, मतलब टीचरों से आता है? नौजवान थोड़ा सोचा और बोला, नहीं, ज्ञान तो भाई साहब अनुभव से भी आ सकता है। तो सोक्रेटिस बोले, बिल्कुल सही। एक और बात, जो व्यक्ति ये समझता है कि उसे सब कुछ पता है, क्या वो नए ज्ञान के लिए तैयार होगा? नौजवान बोला, एकदम से नहीं। अगर उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, तो वो नए विचारों के लिए कैसे खुला रहेगा? वो तो बोलेगा, भाई साहब मुझे तो सब कुछ पता है। सोक्रेटिस बोले, और जो व्यक्ति ये जानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है,
क्या वो नए ज्ञान के लिए खोज करेगा? नौजवान बोला, भाई साहब जी हाँ, वो तो हमेशा नए तरीके से सोचने और समझने के प्रयास करेगा। तो सोक्रेटिस बड़ी गंभीरता से बोलते हैं, तो यही असली ज्ञान है भाई मेरे दोस्त। असली ज्ञानी वही है जो ये समझता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। सोक्रेटिस बोले, मुझे भी जब ये समझ आया कि मैं कुछ नहीं जानता या बहुत कम जानता हूँ, मुझे काफ़ी कुछ सीखना है, तभी मुझे सच्चा ज्ञान मिला। ये था सोक्रेटिक मेथड। एक एग्जाम्पल थी जिसमें जो असली पर्पस था ना, वो किसी को गलत साबित करना नहीं था, बल्कि लॉजिक रैशनल की हेल्प से दूसरे बंदे को सोचने पर मजबूर करना कि एक्चुअल में जो उसे पता है वो सही है या गलत है। तो सोक्रेटिस ऐसे गली गली घूमते थे, कई साल ऐसी गलियों में घूमे। अब बड़े बड़े नेताओं के जो बेटे थे वो भी इनसे इन्फ्लुएंस हुए, तो वो भी क्वेश्चन करने लग पड़े अपने घर वालों से जाके, भाई साहब ये आप गलत कर रहे हो, ये आप सही कर रहे हो। क्योंकि जो सोक्रेटिस थे ना, वो सच को मानने वाले बंदे थे। वो बोलते थे कि सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी सोसाइटी को अच्छे ऑर्डर में रहने के लिए। तो जो बच्चे इनसे इन्फ्लुएंस होते थे ना, वो अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन करते थे, भाई साहब अब अगर आप पॉलिटिशियन से पंगा लोगे तो वो क्या आपको चैन से बैठने देंगे? तो भाई साहब सोक्रेटिस के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके ऊपर ट्रायल चला दिया गया, क्योंकि उस टाइम की एथेंस में डेमोक्रेसी थी, तो डायरेक्ट तो लोगों को मार नहीं सकते थे। और खासकर ऐसे बंदे को जो काफ़ी सारा फेमस हो। छोटा मोटा बंदा आता तो उठा देते, गुंडों से उठा देते और साइड में फेंक देते। बट अब एथेंस में सोक्रेटिस को आप ऐसे नहीं उठा सकते। एक बहुत ही तगड़े इन्फ्लुएंसर थे उस टाइम पे। अगर मान लो कि 10 लाख लोग वहाँ पे रहते थे, तो 4-5 लाख लोग उनको फॉलो करते थे। मतलब नियर अबाउट 500,000 फॉलोअर्स थे इनके। अगर आज सोक्रेटिस जिंदा होते तो मे बी 15-20 मिलियन फॉलोअर्स होते इंस्टाग्राम पे इनके। तो इस तरह की ये फिगर थी, तो कैसे इनको टक मार दे? तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और इनके ऊपर ना 3 इल्ज़ाम लगाए गए। उनके जो ऊपर जो पहला आरोप था ना, वो ये था कि ये नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये नौजवानों को बोल रहे हैं कि भाई साहब अपनी माइथोलॉजी पे बिलीव मत करो, सब पे क्वेश्चन करो, अपनी मम्मी पापा पे क्वेश्चन करो। तो पहला आरोप उन पे ये था। दूसरा था, ये बोल रहे हैं कि जो अथेनियन देवताओं है ना, उन पे विश्वास मत रखो, नए देवताओं को पूजो। एक तो दूसरा आरोप ये था। तीसरा, इन्होंने नई देवी देवता इंट्रोड्यूस कर दिए, क्योंकि वो हमेशा नए सवाल उठाते थे और लोगों की सोच को चैलेंज करते थे, तो वो हाई क्लास सोसाइटी से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने 3 चार्जेस लगा दिए। पहला क्या था, वो नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे करंट के देवी देवता है उसको ये सम्मान नहीं कर रहे। और तीसरा, अपने नए ही देवी देवता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उनके बस भाई साहब मुकदमा चला। वहाँ की जो सरकार थी वो बिकी हुई थी। बड़े बड़े लोग जो इन्फ्लुएंसर थे वो कोर्ट में थे। तो कैसे तैसे करके उन्होंने साबित कर दिया कि सोक्रेटिस के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया कि भाई साहब जो सोक्रेटिस है, अगर ये सोसाइटी में रहेंगे तो हमारी सोसाइटी पतन की तरफ जाएगी। तो उनको 2 ऑप्शन रखे गए। पहला ऑप्शन था आप एथेंस छोड़ के चले जाओ। दूसरा ऑप्शन था आपको जहर पीना पड़ेगा। तो सोक्रेटिस बोले, जैसे 3 इडियट्स में राजू बोलते हैं, भाई साहब नौकरी छोड़ दूंगा पर इस पर्सपेक्टिव को, इस एटीट्यूड को चेंज नहीं करूँगा। उसी मूड में जहर पी लूँगा पर मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ, सोक्रेटिस को जहर पीना पड़ा और सोक्रेटिस इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये तो हमें एक ओवरव्यू पता लग गया कि सोक्रेटिस की लाइफ कैसे थी, कहाँ पे वो पैदा हुए, कैसे वो लोगों से क्वेश्चनिंग करते थे और कैसे उनको जहर पीना पड़ा। उस जहर का नाम था हेमलॉक। जैसे भी आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सोक्रेटिस को जहर दिया जा रहा है, हेमलॉक। यार मतलब ग्रीक वाले बंदे भी ना खतरनाक थे। नाम भी देखो कितना खतरनाक रखा है जहर का, हेमलॉक। मतलब जो भी काम करते थे
दिल से करते थे भाई साहब। जहर का नाम भी ऐसा रख दो कि भाई साहब मीठा ही लगे, और सोक्रेटिस ने पी भी लिया। तो जो उनके जो मेन कंट्रीब्यूशन था ना सोक्रेटिस का, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोक्रेटिस प्लेटो के टीचर भी थे। तो प्लेटो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें स्टूडेंट को समझना है, चेले को समझना है, तो उसके गुरु को भी समझना पड़ेगा। तो उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था ग्रीक सोसाइटी में, वो हम समझेंगे। फिलोसफी एज ए सर्च फॉर डेफिनेशन। जैसा कि हमने ना ग्रीक फिलोसफी में देखा था, सोक्रेटिस से पहले भी काफ़ी सारे फिलोसफर आए, जैसे थेल्स, जिन्होंने बोला भाई साहब पानी सब कुछ है। फिर आए एनेक्सीमेंटर, जिन्होंने बोला एक इनविजिबल पार्टिकल से सब कुछ होना है, उन्होंने एप्रियन थ्योरी दी। फिर आए एनेक्सीमीन्स, उन्होंने बोला भाई साहब पानी पोनी कुछ नहीं है, एयर ही सब कुछ है। उसके बाद आए हेराक्लाइटिस, जिन्होंने बोला चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, बाकी सब कुछ चलता रहेगा पर चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। एक बार जिस नदी में आप एक बार पैर रख दोगे ना, आपको वो नदी दोबारा नहीं मिलेगी। उसके बाद आए पाइथागोरस, उन्होंने बोला भाई साहब मैथ इज़ यूनिवर्स। उसके बाद आए एटोमिस्ट, जिन्होंने बोला कि वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ एटम। अगर आप इन सभी प्री सोक्रेटिक थिंकर को ध्यान से सुनोगे या ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको एक बात पता लगेगी, ये अपनी आसपास की दुनिया को डिफाइन करने में लगे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि इंसान कौन है, कहाँ से आया, हु एम आई, हमारा पर्पस क्या है, इंसान को कौन से एथिक्स फॉलो करने चाहिए, सच क्या होता है। मतलब इनको कोई मतलब नहीं सोसाइटी से, ये सोसाइटी से दूर रहने वाले बंदे थे। इनको सिर्फ ये मतलब था कि हमारे जो आसपास दुनिया है वो क्या है। बट सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी बंदे की ज़िंदगी में। तो पूरा फिलोसफी का कोर्स चेंज किया सोक्रेटिस ने। उसने बोला कि हमें फिलोसफी को एथिक्स, ट्रुथ, इस तरह के जो कंसेप्ट है, जस्टिस, इस तरह के जो कंसेप्ट है उनके बारे में भी जानना पड़ेगा, उनकी एक प्रिसाइज डेफिनेशन देनी पड़ेगी। Socrates believed that true knowledge required precise definition of concepts like justice, virtue, courage and piety. सेकंड है सोक्रेटिक मेथड। जैसा कि हमने उस एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि सोक्रेटिक ने अपना एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन करने का एक मेथड दिया। सोक्रेटिस और प्री सोक्रेटिक थिंकर में डिफरेंस पता क्या है? उन्होंने कोई मेथड नहीं दिया, वो बोलते थे कि हाँ भाई साहब यही सच है, आपको यही मानना पड़ेगा। बट सोक्रेटिस एक इकलौते बंदे थे जिन्होंने बोला कि भाई साहब अगर आपको सच जानना है तो आप रीज़न के थ्रू जान सकते हो, डायलेक्टिक मेथड के थ्रू जान सकते हो। वो क्वेश्चंस को बंदे के अंदर इन्वोक करते थे, ना कि आंसर देते थे। वो बंदे के मुंह से ही आंसर निकलवाते थे, जैसा कि उस एग्जाम्पल में देखा ना हमने। इट इन्वॉल्व्ड asking question rather than providing direct answer, leading people to discover truth by themselves। अब खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलूँ भाई साहब कि आने वाले 20 साल में सब कुछ बदलने वाला है, हमारी इकोनॉमी बदलने वाली है, एआई का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा हमके ऊपर, आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगर मैं आपसे डिस्कशन करूँ और आपके मुंह से निकलवाऊँ, तो आप किस चीज़ से ज़्यादा सीखोगे, या कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करेगी? वही जो आप खुद बोलोगे, जो आप खुद बिलीव करोगे। सही है ना? और यही मेथड ना फाउंडेशन बना क्रिटिकल थिंकर की, जो आने वाले जो मेरे फिलोसफर है ना आगे, उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। ओके, फर्स्ट है फिलोसफी एज ए सर्च फॉर डेफिनेशन, सेकंड है सोक्रेटिक मेथड, थर्ड है एथिकल इंटेलेक्चुअलाइजेशन। सोक्रेटिक बोलते थे वर्च्यू इज नॉलेज। वो ऐसा क्यों मानते थे? वो बोलते थे कि अगर बंदे को पता है कि सही क्या है तो वो सही ही काम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। अगर मान लो बचपन में
आपके मम्मी पापा आपको सिखाते नहीं कि भाई साहब बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें प्यार की भावना से रहना चाहिए, दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें लड़कियों को तंग नहीं करना चाहिए, हमें बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, दारू नहीं पीनी, किसी को मारना नहीं है, मतलब गलत काम नहीं करने। अगर ऐसा नहीं सिखाते तो आज आप कैसे इंसान होते? एक बार सोच के देखो। और सोक्रेटिस भी इसी पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे थे। उन्होंने बोला अगर इंसान को पता है कि सही क्या है तो वो गलत काम करेंगे नहीं। वो बोलते थे कि जो भी कोई बंदा गलत काम कर रहा है ना, वो अपनी इग्नोरेंस के कारण कर रहा है। उस बंदे को बेचारे को पता ही नहीं कि सही काम क्या होता है। और इसी पर्टिकुलर सोच ने वेस्टर्न फिलोसफी में, वेस्टर्न थॉट में रैशनल एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले जो हमने प्री सोक्रेटिक थिंकर पढ़े, किसी को कोई मतलब नहीं कि सोसाइटी कैसी काम कर रही है और कैसी नहीं कर रही। वो बोलते थे अपना काम बनता बाढ़ में जाए जानता, हमें सिर्फ ये डिफाइन करना है कि भाई साहब तारे क्या है, ये वृक्ष क्या है, ये पानी क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, ये दुनिया एक्चुअल में है क्या है, चलती कैसी है, हमें कोई मतलब नहीं। पर सोक्रेटिस बोले ये दुनिया चलती कैसी है और चलनी कैसे चाहिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो देखते थे आसपास स्लेव्स है यार, उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, औरतों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। हम ये डिफाइन करने में लगे हैं कि भाई साहब तारे क्या है, रियलिटी क्या है, पर हमें ये नहीं पता कि भाई साहब लोगों को ट्रीट कैसे करना है, इंसान को इंसान कैसे समझना है। जात पात में हम बटे हुए हैं, धर्मों में हम बटे हुए हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मान रहे हैं, एक दूसरे को मान रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सोक्रेटिस का है, जो मुझे भी लगता है, मैं भी अपनी लाइफ में इसको मानता हूँ, एम्फेसिस ऑन सेल्फ एग्जामिनेशन। जो उनकी सबसे फेमस स्टेटमेंट है ना, जो आपको अलग अलग कॉलेजेस में मिलेगी, कईयों ने अपनी गाड़ी के पीछे लगाई होती है, कईयों का व्हाट्सएप स्टेटस होता है, ये इंस्टाग्राम स्टेटस होता है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। पर इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको मे बी मैं आपको समझा पाऊँ। मान लो कि आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक जॉब कर रहे हो। आपने देखा कि आपके कोलीग ने एक गलत काम किया, गलत काम इन द सेंस कि अच्छे से काम नहीं कर पाया वो। आप सीनियर हो, वो जूनियर है, तो आप एज ए एथिक्स आपको उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऑब्वियसली करनी चाहिए। पर आप उसकी मदद नहीं कर रहे, बजाय डिंडोरा पीट रहे हो पूरे कंपनी में कि वो बंदे को वैसा काम ही नहीं करना आता, वो तो बड़ा बेकार बंदा है। और अपने टीम लीडर के पास भी जाके बोल रहे हो कि भाई साहब वो देखो, वो तो काम ही नहीं करता अच्छे से। उसके बाद ये सारा काम करके आप घर पे आते हो। मान लो घर पे आके जब आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे तो आप अपने आप को विलेन मानोगे या हीरो मानोगे? ऑब्वियस ही बात है, विलेन मानोगे। पर ऐसा करता कौन है? कोई भी नहीं करता। सबको अपना पैसा दिखता है, अपना स्वार्थ दिखता है, सेल्फिशनेस दिखती है। हम दूसरों की नौकरी खा जाते हैं खुद के लिए। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। एक और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। जैसे मान लो कि आप अपना दबदबा बढ़ाने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हो। कॉलेज में जो भी छोटा मोटा बंदा दिख रहा है उसको वैसे ही छेड़ रहे हो, तंग कर रहे हो, रैगिंग कर रहे हो। यार कभी खुद सोचो यार, अगर वही रैगिंग आपके साथ हुई तो आपको कैसे फील होगा? मैं आपके कपड़े उतारूँ, मैं आपको नंगा करूँ, मैं आपको ज़बरदस्ती दारू या बीड़ी पीने के लिए बोलूँ, मांस खाने के लिए बोलूँ, तो आपको कैसा लगेगा अगर आप नहीं करते सारे काम? जब आप दूसरों के चप्पल में अपना पैर डालोगे ना, तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा। इसी को बोलते हैं अपने आप को एग्जामिन करना। अर्ज्ड पीपल टू क्वेश्चन देयर बिलीफ, ट्रेडिशंस एंड मोरल वैल्यूज टू अचीव विजडम। वो बोलते थे भाई साहब अंधविश्वास मत करो, लोगों की मदद करो, सोसाइटी में अच्छे से रहो,
और मोरल वैल्यूज को और स्ट्रॉन्ग करो, ताकि ये धरती ही स्वर्ग बन जाए, हमें स्वर्ग की कल्पना ना करनी पड़े। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जिसने एथिक्स की नींव भी रखी, वो थी रिजेक्शन ऑफ रिलेटिविज्म। अब सोफिस्ट क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि सच सब्जेक्टिव है, पर उसको सीधे तौर पे सोक्रेटिस ने क्रिटिसाइज किया। सोफिस्ट बोलते थे कि मोरालिटी एंड ट्रुथ वर रिलेटिव, चेंजिंग विद सोसाइटी एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। पर सोक्रेटिस बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर्ग्यूइंग दैट ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रुथ एग्जिस्ट एंड कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू रीजन। वो बोलते थे कि सच है, पर सच हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? रीजन के साथ। सोक्रेटिस की ना मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? मैं सच बोलता हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता हूँ। उन्होंने कभी नहीं बोला कि भाई साहब सही क्या है गलत क्या है, कभी भी नहीं बोला। मुझे ना इस बंदे की यही सबसे अच्छी बात लगी यार। ये बोलते थे कि आपो दीपो भव। जैसे ईस्टर्न फिलोसफी में क्या थे, महात्मा बुद्ध थे ना, वो भी यही बोलते थे, भाई साहब खुद का दिमाग लगाओ, खुद सोचो, खुद अपने भगवान बनो, खुद अपने परमात्मा बनो और अपनी बुद्धि को विकसित करो, ताकि आपको पता लग सके कि सही क्या है और गलत क्या है। सोक्रेटिस भी सीधी ऐसे ही बोलते थे कि आपो दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, किसी दूसरे की बातों पे विश्वास मत करो। कोई बंदा आपको अपने मतलब के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है। सोचो, अगर कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है? अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि भाई साहब रातों रात करोड़पति बन जाओगे, तो दिमाग लगाओ भाई साहब, अगर रातों रात करोड़पति बनना होता तो क्यों अंबानी अपना इतना बड़ा बिजनेस करता? क्यों वो जियो लॉन्च करता? क्यों वो रिफाइनरी चलाता? क्यों वो इतने बड़े बड़े पंगे लेता? वो भी रातों रात अमीर हो जाता। तो ये इस लेक्चर का एंड है। आई होप मैं जस्टिस दे पाया सोक्रेटिस को, सोक्रेटिस की आइडियाज़ को, सोफिस्ट को, ग्रीक ज्योग्राफी को। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर को, वो है प्लेटो। जैसे सोक्रेटिस ने कोई सिस्टम नहीं दिया फिलोसफी का, ऑल्दो इन्होंने एक मेथड दिया, बट जो प्लेटो है वो सिस्टम ऑफ फिलोसफी देते हैं, पूरा सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं वो। अब इस लेक्चर के बारे में अगर आपको पता है, ये लेक्चर बेस है पूरी एंशियंट ग्रीक फिलोसफी का। अगर ये लेक्चर को आप अच्छे से समझ लोगे तो प्लेटो तो भाई साहब मक्खन है, मक्खन। आप ऐसे समझोगे, चुटकियों में समझोगे। आप बोलोगे भाई साहब मैं तो आज दार्शनिक बन गया, मैं तो फिलोसोफर बन गया, मैं हूँ देसी फिलोसोफर। आप ऐसी फीलिंग आएगी आपके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।